के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक और मुद्दा है जो रियल एस्टेट के कारोबारियों को बांट रहा है, वो है रियल एस्टेट को निवेश की वस्तु माना जाए या नहीं। रियल एस्टेट के लिए निवेशक जरूरी है या फिर असली उपभोक्ता। तो चलिए सुनते हैं इस पर दो अलग अलग पक्ष। पहले सुनते हैं रियल एस्टेट में निवेश होने से क्या नुकसान है, फर्स्ट टोन के चरण सिंह की जुबानी। सरकार को और समाज को हमेशा एक चीज मानना चाहिए कि रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट की वस्तु ना बनाएं। जब तक ये इन्वेस्टमेंट की वस्तु बनी रहेगी और बिना जरूरत के लोग जमीनें और मकान खरीदते रहेंगे, इसको सस्ता कर पाना किसी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ क्रेडाई राजस्थान है जो उसका कहना है कि रियल एस्टेट के लिए निवेशक भी जरूरी है। हाँ, ये वो जरूरी मानते हैं कि सरकार का सारा ध्यान अब उस व्यक्ति पर है जो कि अपने लिए ही घर खरीद रहा है। देखते हैं क्या कहना है क्रेडाई अध्यक्ष का। रियल एस्टेट ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने दीर्घ काल तक, पीछे भी हम लोग देखेंगे, भूतकाल के अंदर भी देखेंगे, सबसे ज्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। निवेशक भी जरूरी है और होम बायर्स भी जरूरी है। जिन क्षेत्रों के अंदर हम विकास करते हैं, जहां पर विकास की संभावनाएं होती है, वहां पर एक बार बायर नहीं आता है, वहां निवेशक आता है। तो निवेशक भी उतना ही आवश्यक है जितना होम बायर है। लेकिन डेफिनेटली अब जो सारा फोकस है, जो सारा जो ध्यान केंद्रित किया गया है, वो उसी व्यक्ति पे किया गया है जिसको कि अपना मकान लेना है। और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ये संतुलन 70-30 की हम बात कर रहे हैं, वो लगभग 85-15 के आसपास आके रह जाएगा। बजट से रियल एस्टेट की उम्मीदें। आइए अब रुख करते हैं एजुकेशन सेक्टर का। एजुकेशन को किसी प्रदेश का फ्यूचर कहा जाता है। जानते हैं कि इस भविष्य को गढ़ने वाली मशीनरी यानी कि एजुकेशन के महारथियों के क्या है बजट से उम्मीदें। सबसे पहले सुनते हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक संजय बियानी से क्या कहते हैं और क्या क्या कमी रह गई है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन को हमारे को अच्छा बनाना है तो हमारे को हमारी ओरिजिनल बातों को समझना पड़ेगा। हमारी ओरिजिनल बातें, मुझे लगता है राजस्थान की दो बहुत ओरिजिनल बातें हैं। एक, सबसे पहली बात, ये प्रदेश मारवाड़ियों का प्रदेश है। ये प्रदेश एंटरप्रेन्योर्स का प्रदेश है ना। इस प्रदेश को खुशहाल बनाना है और तो खुशहाली के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की तरफ काम करना पड़ेगा। मेरा इस प्रदेश की सरकार से ये अपील है और ये प्रार्थना है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में जरूर कुछ काम किया जाए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 1000 रोजगार लाता है। अगर सरकार ने 15 लाख रोजगार की प्रोमिस की है तो एंटरप्रेन्योरशिप से पूरे हो सकते हैं। वहीं परिष्कार कॉलेज समूह के निदेशक राघव प्रकाश भी उच्च शिक्षा के कॉलेज क्षेत्र से छात्रों के गायब होते जाने की कमी की ओर का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठा रहे हैं। शिक्षा तो लगभग ये समझिए कि काफी कुछ जड़ है और मरी पड़ी है। हमारे कॉलेजेस खाली हैं, बच्चे बहुत कम कॉलेजेस में जा रहे हैं, रेगुलर के नाम पर एडमिशन है और वहां पर बच्चा नदारद है। वहां क्या पढ़ने पढ़ाने की प्रोसेस होगी, किस मेथोलॉजी की बात करेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है टीचर ट्रेनिंग को बहुत अच्छी गहराई से नहीं देख पाना। राघव प्रकाश कहते हैं कि सरकार को बजट में सरकारी स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए फंड उपलब्ध कराए जाने की ओर भी काम करना चाहिए और हम जो है इस तरफ ध्यान दे रहे हैं तो इस पर कुछ हो। उनके अनुसार हमारे शिक्षक आज भी 20 साल पुरानी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए भारी बजट की दरकार है। गवर्नमेंट कॉलेज की टीचर्स की जो क्वालिटी ट्रेनिंग है वो बहुत जकड़ी हुई बंद सी है। कुछ लेक्चर्स और रिफ्रेशर कोर्सेज में मामला सिमट जाता है और इसकी वजह से हम लोग जहां 20 साल पहले जिस शिक्षण पद्धतियों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में काम में ले रहे थे, हम आज भी वहीं पर ठहरे हुए हैं। इसलिए हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, टीचर ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए भारी बजट की जरूरत है। बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा की जरूरत को मदर्स एजुकेशन के निदेशक राजेश नेहरा भी रेखांकित कर रहे हैं। साथ ही नेहरा शिक्षा को देखते हुए बजट में छात्रवृत्ति जैसे फंड की जरूरत बता रहे हैं और उनके अनुसार जो गरीब हैं लेकिन पढ़ने में होशियार हैं, जिन्हें शिक्षा में कुछ करना है, उनके लिए छात्रवृत्ति या फंड होना चाहिए। साथ ही कुछ स्कूल और कॉलेज सिर्फ बालिका शिक्षा के लिए ही समर्पित होने चाहिए। रोजगार और शिक्षा को देखते हुए बजट में कुछ ऐसा फंड होना चाहिए, छात्रवृत्ति होनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो
ये इस चीज को समझते हैं कि शिक्षा में हमें कुछ करना है, जो चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ छात्रवृत्ति या कुछ ऐसा फंड जरूर होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। कुछ स्कूल्स ऐसी या कॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो ओनली बालिका शिक्षा पे ही हो। बजट आवंटित कर देना और उसके परिणामों से आंख मूंद लेना किसी भी सरकार के लिए इससे ज्यादा चिंतित करने वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती। सरकार की इसी कमी की ओर ध्यान दिला रहे हैं सेंटा किड्स स्कूल के फाउंडर पंकज आनंद। उनका कहना है कि सरकार बजट तो दे देती है लेकिन पलटकर कभी यह नहीं देखती कि बजट लागू भी हो पाया है या नहीं। इसलिए जनता को बजट का फायदा मिल ही नहीं पाता। सरकार बहुत सारी स्कीम्स तो लाती है लेकिन स्कीम कागजों में ही लागू होकर रह जाती है। बजट तो दे देते हैं लेकिन क्या आप कभी भी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि उस बजट का प्रॉपर जो एक एंड यूजर, एक आम आदमी, एक जनता ही तो है जिसको उसके बजट से फायदा होना चाहिए, लेकिन वो फायदा उनको सही मायने में मिल ही नहीं पाता है। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम्स लागू तो कर देते हैं लेकिन वो स्कीम्स सही मायने में कागजों में ही लागू होती हैं, आम आदमी तक कभी भी वो स्कीम्स पहुंच ही नहीं पाती हैं। दूसरी तरफ वेलफेयर समूह के केशव बढ़ाया बजट में किए जाने वाले प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर किए गए खर्च को पैसे की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं माना जा सकता। चलिए सुनते हैं कि खुद केशव बढ़ाया की जुबानी कि आखिर कैसे बच्चों की शिक्षा पर किए जाने वाले अरबों रुपयों की वो बर्बादी मान रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान का बजट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। लेकिन अब उनकी गुणवत्ता का सवाल देखा जाए तो शायद आज के टाइम में कोई भी जो कि पढ़ा लिखा समझदार माँ बाप है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना बिल्कुल नहीं चाहता है। इसका रीज़न सिंपल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इतना रुपया जब वहाँ उस सेक्टर में जा रहा है जिसकी उत्पादकता अगर हम देखते हैं कि नेग्लिजिबल है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार ऐसा स्टेप लेती है कि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट सेक्टर को दे दे। बात करें उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों की तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी चाहते हैं कि इन संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर इनको सरकार से आर्थिक सहायता भी मिले। वे चाहते हैं कि इन शिक्षण संस्थानों को ग्रोथ और निवेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए। तो चलिए सुनते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। पुश तो अगर स्टेट अगर चाहती, जैसे अभी आप सेंट्रल बजट देखें तो जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने आपको एडवांटेज ड्रॉबैक्स में दिया कि जितना बड़ा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसी तरह स्टेट शुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू गुड यूनिवर्सिटीज जो बाहर से स्टूडेंट्स लेकर आ रही हैं, जो अपना एकेडमिक ग्रोथ बढ़ा रही हैं, जो ये देख रही हैं कि जो बच्चे बाहर जाते थे जो इस स्टेट से अपेक्षित थे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी उनको कितना परसेंटेज हमें कर्टेल कर पाए कि हमारा रेवेन्यू फ्लो बाहर स्टेट में नहीं जा रहा, वो इसी स्टेट में आ रहा है, उससे रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट होनी है। तो इस पे कुछ मापदंड देकर उनको इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट भी ला सकें और एक अच्छा बेटर प्रोग्रेस ला सकें। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई ग्रांट नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई एड नहीं है, जो कुछ आ रहा है या जो कुछ वो दे रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू में से जो कि फीस और जो अपनी ट्रस्ट है उनको देती है, उससे ये कर पा रहे हैं। तो ये थी बजट से उम्मीदों पर हमारी खास चर्चा। कल भी आपके सामने लेकर आए बजट से उम्मीदों का एक खास बुलेटिन और बजट से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल भी आपका इंतजार रहेगा और देश और दुनिया की खास खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।